हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल बाय बाय सक्सेस क्लासेस। तो आज की क्लास में चलेगा सन 2020 अनसॉल्व का छठवां सेट। तो नया सेट है जिसका कोड है 347 WE। तो सेट नया है तो नए सेट के लिए पहले से ही लाइक करें और वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्रश्न नंबर 1 से, और ये मल्टीपल चॉइस प्रश्न होते हैं जिसमें 6 खंड दिए जाते हैं, का, खा, गा, घा, अड़ा और चा। देखिए कभी कभी आपके पास अनसॉल्व सेट जो भी हो, आंसर जो हम आपका टिक कराएं वही सही होता है। कमेंट में कुछ बच्चों ने बताया कि आंसर शीट में ऑप्शन को अलग दिया गया, लेकिन ऑप्शन में जो हम आपको टिक कराए वही ठीक होगा ऑप्शन। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की क्लास, और आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं न्यू सेट नंबर 6 347 WE। तो वीडियो को लाइक कर दे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल से अभी भी जुड़ना चाहते हैं तो वो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन आल को प्रेस कर लें। और जो भी नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं उनसे कहना है कि वो शुरुआत से सन 2020 के सेट के पहले पेपर, पहले वीडियो से स्टार्ट करें। पहले वीडियो से लेके लास्ट तक के वीडियो देखें तो आपकी तैयारी एकदम फ्लो में होगी। ऐसे नहीं होगी कि आप 20 से देखना स्टार्ट करें। जो भी स्टूडेंट जुड़ रहे हैं रोज का रोज पता चल जाता है कितने स्टूडेंट की संख्या हमसे जुड़ जाती है। तो स्टूडेंट जो भी नए हैं वो स्टार्टिंग से देखें वीडियो को, बिल्कुल शुरुआत से। 2020 का पहला सेट है, वहां से स्टार्ट करें, ज्यादा समय नहीं लगेगा, 5 से 6 दिन में आप सभी सीख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न, और सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। दिया गया है प्रश्न नंबर का, वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर, हम बताया होगा, आपने पढ़ा था कि वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर क्या होता है, दाब बढ़ाने पर क्या होता है, सांद्रता परिवर्तित करने पर क्या होता है। तो 4 अभिक्रिया की वेग पर प्रभावित करने वाले कारक लिखाए गए थे, उसमें आपका एक ऑप्शन है बढ़ेगा, घटेगा, परिवर्तित रहेगा, नॉट, नन ऑफ दीज। इस नॉट का मतलब होता है नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो आपको मालूम होना चाहिए ताप बढ़ाने पर वेग स्थिरांक का मान सदैव बढ़ जाता है। तो आप पहला ऑप्शन उठाकर अपनी कॉपी में लिख लेंगे, ये पहला ऑप्शन आपका सही होगा। ताप बढ़ाने पर किसी भी रासायनिक अपक्रिया के वेग में वृद्धि हो जाती है, बढ़ जाता है, ताप घटाने पर घट जाता है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर खा स्टार्ट करते हैं। खा को सही से पढ़िए। निम्नलिखित में से किस में विलयन का अणुसंघ गुण नहीं है। इतने दिए गए। सबसे पहले वाष्प दाब का अवनमन, हिमांक का अवनमन, उसके बाद है पृष्ठ तनाव, और चौथा है परासरण दाब। आपने विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म पढ़े होंगे, तो उसमें अणुसंख्य गुणधर्मों को केवल 4 वर्गों में विभाजित किया गया है, और वो 4 हैं, और आप इसमें से अंदाजा लगाइए कि कौन सा होगा। सबसे पहला होगा वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। दूसरा होता है क्वथनांक में उन्नयन। तीसरा होता है हिमांक में अवनमन। चौथा होता है आपका परासरण दाब। अब ऑप्शन आप ढूंढें। वाष्प दाब के जो भी विलयन हम बनाते हैं, कोई भी विलयन बनाए, चाहे वो समांगी बनाए चाहे वो विषमांगी बनाए, विलयन इनके जो अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, पहले ऑप्शन यानी कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, इस पर निर्भर करती है। दूसरा है क्वथनांक में उन्नयन, तो क्वथनांक में उन्नयन नहीं दिया गया है, लेकिन हिमांक में अवनमन जरूर दिया गया है। तो ये भी है अणुसंख्य गुणधर्म, और ये पूछ रहा है नहीं है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन भी गुणधर्म में आता है, दूसरा भी आता है, तीसरा है यहाँ पर चौथा जो लिखा गया परासरण दाब, तो परासरण दाब आता है लेकिन पृष्ठ तनाव नहीं आता है। तो निम्नलिखित में से विलयनों का अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है, वो है आपका पृष्ठ तनाव।
पृष्ठ तनाव इन 4 ऑप्शन में नहीं होता है, क्योंकि यही 4 विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं। पहचानने का कितना राइट तरीका है, कितना अच्छा तरीका है कि आप अणुसंख्य गुणधर्म को जानते हैं तो आप आसानी से लगा सकते हैं। तो इस तरीके से अब इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दें कि क्वेश्चन तो आंसर तो बहुत से स्टूडेंट सही से लगा लेंगे, लेकिन उसकी गहराई तक जानकारी ही सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालती है। कि आप जानते हैं कि जो भी विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं वो इन 4 बातों पर निर्भर करते हैं। तो चारों बातों में से जो नहीं है वही आपका ऑप्शन है। ठीक है, तो अब ऑप्शन नंबर अब आ जाते हैं अगले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर। कह रहा है आपने अगर क्रिस्टलीय ठोसों को सही से पढ़ा है तो आप आसानी से कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर लिखा है एक क्रिस्टलीय ठोस में होती है, क्या होती है? 2 रेंज होती हैं, लॉन्ग रेंज और एक होती है शॉर्ट रेंज। ठीक है, तो यहां पर एक क्रिस्टलीय ठोस में होती है दीर्घ परासकोटि, उसके बाद लघु परासकोटि, अनिश्चित व्यवस्था, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, नॉट। तो पहले आपको मालूम होना चाहिए क्रिस्टलीय ठोसों की जो व्यवस्था होती है वो दीर्घ परास कोटि में होती है और एक निश्चित व्यवस्था क्रम में होते हैं। जैसे कि ये स्ट्रक्चर हम आपके सामने एक बेंजीन जैसा बना रहे हैं, सभी कणों अभी कणों यानी कि अणु, परमाणु और आयन की एक निश्चित व्यवस्था होती है और एक निश्चित क्रम में लॉन्ग रेंज ऑर्डर में होते हैं। ये लीजिए हो गए अभी कणों की व्यवस्था। तो क्रिस्टलीय ठोसों में लॉन्ग रेंज यानी दीर्घ परास होता है और क्रिस्टलीय ठोसों में शॉर्ट रेंज, एक दूसरे के ऊपर होंगे, घनिष्ठ होंगे, बिल्कुल खोपड़ी पर चढ़ जाएंगे, ज़्यादा दूरी पर होंगे, कभी इतनी दूरी पर, कभी कम दूरी पर। तो ये अव्यवस्था होती है, अनिश्चित व्यवस्था होती है अक्रिस्टलीय ठोसों में, अमॉर्फस सॉलिड में, और लघु परासकोटि भी अक्रिस्टलीय ठोसों में होती है। जबकि यहाँ पर पूछा गया है क्रिस्टलीय ठोसों में व्यवस्था कैसी होती है? दीर्घ परास। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट ऑप्शन है। ये हो गया। अब आ जाता है प्रश्न नंबर घ। लगता तो आसान है लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम है। एक उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा सकता है, ये बात सत्य है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा सकता है, बिल्कुल ट्रू बोल रहा है। लेकिन अगला दिया गया अभिक्रिया की ऊर्जा को घटा देता है। उत्प्रेरक की इतनी हिम्मत नहीं है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को घटा दे, और वेग को घटा सकता है लेकिन उसकी ऊर्जा को नहीं घटा सकता है। इतनी हिम्मत नहीं होती है कि अभिक्रिया की ऊर्जा को घटा दे। उसके बाद में अभिक्रिया की ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। ठीक है, अभिक्रिया की ऊर्जा बढ़ा देता है। इतनी कहाँ हिम्मत होती है, इतनी दम कहाँ है उत्प्रेरक? उत्प्रेरक का मतलब होता है चुगली करना, अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करना। तो उत्प्रेरक का मीन्स होता है वे पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं। क्या लिखा है? परिवर्तित कर देते हैं, या तो घटा देते हैं या बढ़ा देते हैं। और पहले ऑप्शन में आपका दिया गया अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, यहां पर होता अगर परिवर्तित कर देते तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल राइट ऑप्शन होता। लेकिन एक कंफ्यूजन आ गई है दूसरी कि अभिक्रिया की ऊर्जा को घटा देता, ये तो कुछ कर ही नहीं सकता। अभिक्रिया की ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं डालता, यही ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। क्योंकि उत्प्रेरक कोई भी डाला जाए वो अभिक्रिया की ऊर्जा को बढ़ा नहीं सकता है, सिर्फ वेग की बात करो, दर को घटा या बढ़ा सकता है। तो यहां पर केवल बढ़ा लिखा, यहां परिवर्तित होना चाहिए था। परिवर्तित होता तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट ऑप्शन होता। अभी यहां पर आ गया ऑप्शन नंबर थर्ड, अभिक्रिया की ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं डालता है और उसके बाद अभिक्रिया की ऊर्जा को बढ़ा देता है। अरे अब कोई भी उत्प्रेरक पदार्थ होता है, क्या वो अपने आप में ऊर्जा को भंडार लेकर चलता है कि अभिक्रिया को जाकर हम
उत्प्रेरित करेंगे तो ऊर्जा भी बढ़ा देंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई भी उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं कर सकता है। इसका मीन्स है कि उत्प्रेरक के पास ऊर्जा नहीं होती है। उसकी जो परमानेंट ऊर्जा होती है वो क्या डोनेट करने के लिए नहीं होती है, क्योंकि हर पदार्थ की एक परमानेंट ऊर्जा होती है, उसको गलाने पर पिघलाने पर मुक्त होती है, गिब्स मुक्त ऊर्जा। ठीक है, तो उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करते हैं, ना कि बढ़ा सकते, क्योंकि बहुत से ऑप्शन बढ़ा देने पर लगते हैं। अब आ जाता है नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण संकट उत्पन्न कर रहा है? पर्यावरण संकट, तो इसको रब करते और बताते हर एक ऑप्शन को आपको कौन कौन संकट उत्पन्न कर रहा है। डीडीटी, डीडीटी सबसे पहला ऑप्शन है डीडीटी, उसके बाद में फ्रियान, फ्रियान, फिर उसके बाद में आ जाता CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, और उसके बाद में ऑल ऑफ दीज ओट, ऑल ऑफ दीज यानी कि ओट लिखा हुआ है, तो यहां पर लिखा है डीडीटी। डीडीटी का उपयोग कीटनाशक दवाइयों में करते हैं जिससे पर्यावरण पर और ये बायोडिग्रेडेबल यानी कि जैव निम्नीकरण में सहायक नहीं होता है, तो इसके लिए यह पर्यावरण को क्या करता रहता है, हानि पहुंचाता रहता है। उसके बाद में फ्रियान गैस, इसका उपयोग रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर यानी एसी में किया जाता है, और इससे निकलने वाली क्लोरोफ्लोरोकार्बन CF2Cl2 गैस ओजोन परत का क्षरण करती चली जा रही है, जिससे अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं, जिससे ह्यूमन और अन्य स्पीसीज जो अन्य जीवधारी हैं उनकी स्किन को प्रभावित करके स्किन कैंसर जैसी हानिकारक बीमारियां उत्पन्न कर रही हैं, और ये दिन रात उत्सर्जित होने से वायुमंडल के तापमान को बढ़ाती चली जा रही हैं। तो दोनों हो गए। कार्बन टेट्राक्लोराइड भी एक ऐसा पदार्थ है जिसका उपयोग कीटनाशक दवाइयों और अन्य कार्बनिक पदार्थों में किया जाता है। तो ये सभी पदार्थ पर्यावरण के लिए संकट उत्पन्न कर रहे हैं, और अपने देश में तो हर चीज अलाउड हो जाती है। ठीक है, तो इन चीजों से बचें, डीडीटी का उपयोग ना करें, कम से कम फ्रिज और रेफ्रिजरेटर के उपयोग करें, और कम से कम CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड के जो प्रोडक्ट बनते हैं उनका उपयोग करें, तो हमारा पर्यावरण शुद्ध बना रहेगा। तो सभी कर रहे हैं, तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ दीज हो जाता है। नंबर 4 क्वेश्चन आ जाता है, खंड 4 कार्बिल अमीन अपक्रिया से बनता है। बहुत बार बताया है, कार्बिल अमीन अपक्रिया से क्या बनाएंगे, अमीन की अपक्रिया कराएंगे क्लोरोफॉर्म और किससे कराते हैं, पोटेशियम ब्रोमाइड, ब्रोमीन से। तो यहां पर आ जाता है NH2 और इसको हम गर्म करते हैं क्लोरोफॉर्म CCl4 और किसके साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, तो कार्बिल अमीन अपक्रिया में 3 का मल्टीपल करते हैं तो ये 3 KCl बाहर, क्या हो जाएंगे 3 KCl बाहर। उसके बाद में 2 हाइड्रोजन, तीसरा ये और 3 यहाँ 6, तो 3H2O बन जाएगा। बचा क्या, 1 कार्बन, यहाँ नाइट्रोजन से जुड़ेगा तो CH3N ट्रिपल बॉन्ड C, इसका नाम होता है एल्किल आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड। अब आपको आइसोसाइनाइड जहां लिखे एकदम झोंक दो आंसर को। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है, आइसोसाइनाइड बनता है। इसे आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहते हैं कार्बिल अमीन अपक्रिया को। तो ये हो गया आपके मल्टीपल चॉइस प्रश्न। अब स्टार्ट करेंगे प्रश्न नंबर 2 को। तो अब स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 2, और प्रश्न नंबर 2 में खंड दिए गए हैं का, खा, गा, घा, 4 खंड दिए गए हैं। 4 खंड में जो आपके सिलेबस में शामिल है उसको हल करेंगे और बाकी सभी को हटा देंगे। सबसे पहला प्रश्न है बिलियन से का 2.25 ग्राम ग्लूकोज जिसका अनुभार है 180 ग्राम प्रति मोल, यूनिट नहीं लिखी गई है लेकिन ग्राम प्रति मोल होती है। 25 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 0.93 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी हो जाती है। तो बता रहा जल के मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना कीजिए। तो सबसे पहले प्रश्न को सजा लेते हैं और लिखते हैं प्रश्न 2 का और उत्तर।
सबसे पहले लिखेंगे दिया है, दिया है, सबसे पहले दिया गया है 2.25 ग्राम यानी के विलेय पदार्थ, वो भी है ग्लूकोज का भार, जिसको हम डिनोट करते हैं W1 से, इक्वल है 2.25 ग्राम। उसके बाद में आ जाता है कि इसी विलेय पदार्थ, विलेय पदार्थ का अणु भार यम1 इक्वल है 180 ग्राम पर मोल हो गया। उसके बाद बता रहा है कि 25 ग्राम जल में घोलने पर यानी विलायक H2O का भार या द्रव्यमान लिख सकते हो। इसको लिखेंगे ज़्यादा मात्रा में है तो W2 से डिनोट करिए, जब भी ज़्यादा मात्रा की जो मिले W2 कैपिटल और स्मॉल के चक्कर में ना पड़िए, तो लिखेंगे 25 ग्राम। उसके बाद घोलने पर हिमांक में 0.93 की कमी हो जाती है, तो हिमांक में अब नंबर डेल्टा TF इक्वल 0.93 डिग्री सेंटीग्रेड। कह रहा है कि KF की गणना कीजिए। अब हमको पता है कि हिमांक में अपनमन का फार्मूला होता है डेल्टा TF इक्वल KF इंटू W1 इंटू 1000 बटे M1 इंटू W2। अब आपको M1 चाहिए तो M1 को यहाँ ले लो और KF वैसे ही लिखा रहने दो, W1 1000 अपॉन डेल्टा TF यहाँ ले आओ और लिखो W2। सभी वैल्यू पुट कर दो जो दी गई हैं। तो मोलल KF का मान पूछा जा रहा है, हमने M1 का निकाल रहे हैं तो इसको यहाँ पर आगे लिखते हैं सही से, यहाँ लिख देते हैं M1 इंटू W2। तो KF निकालना है तो KF इक्वल होगा, जो KF के साथ में वैल्यू है वो नीचे आ जाएगी W1 इंटू 1000, बाकी सभी चीज़ें ऊपर पहुँच जाएंगी। M1 इंटू W2 लगाते हैं, KF बराबर होता है तो डेल्टा TF का मान हमें मालूम है 0.93। M1 कितना है, M1 दिया गया है 180 ग्राम। उसके बाद में आपको दिया गया है W2 25 ग्राम। नीचे आ जाते हैं W1 2.25 इंटू आपका 1000 है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट से 2 पॉइंट कैंसिल हो गए, 1000 में एक जीरो काटते हैं और 55 25 और 25 चक्कू 100, 25 सेकंड 25 और 25 चक्कू 100 काट देते हैं। 4 से काटते हैं, 4 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 ने 18। अब हम काटेंगे नहीं तो मल्टीपल करेंगे, मल्टीपल बचा है KF बराबर 93 गुणे 9 इंटू 25, 225 दूना होता है कितना 450। अब 450 आया है तो 9 का पहले मल्टीपल कीजिए, KF इक्वल आपका आ जाएगा 9 तिया 27 की 7 हासिल 2, 9 ने 81 और 7, 9 ने 81 और 2 हो जाते हैं 83 और उसके बाद में 450। 450 का 2 गुना भाग नहीं जाएगा तो 837 में भाग लगाएंगे 450 का। 450 एकन 450, 7 यहाँ बच्चे 13 में से 5 गए 8 बच्चे और यहाँ पर कितना बचा हुआ है, यहाँ पर 7 में से 4 गया 3। अब उतारने कुछ नहीं, भाग नहीं जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे तो 8 बार लगभग भाग चला जाएगा। 8 का 0 में 0
8 पंचे 40, 8 चक्कू 32 और 4 36, तो कितना बचेगा 0, यहाँ पर 7, यहाँ पर बचेगा 2 पॉइंट का 0 और 6 चौक 24 लगभग 1.16, तो के एफ बराबर आएगा 1.1686 मोल, आगे लिखेंगे केल्विन प्रति मोल प्रति लीटर, ये इसकी यूनिट होती है। ये इसका आया है तापमान, के एफ का मान निकलकर सामने आ गया। तो इस प्रकार से लगाएंगे, जितने भी अणुसंख्य गुणधर्म वाले प्रश्न होते हैं वो इसी टाइप से लगाए जाते हैं। बस आपको चारों फार्मूले मालूम होना चाहिए। अब स्टार्ट करेंगे प्रश्न नंबर खा। एक सेल अभिक्रिया होती है जो ये दी गई है। अब चयन किसका हुआ, ऑक्सीकरण किसका हुआ, ये देखकर आपको सेल का ईएमएफ नहीं, अभिक्रिया के मानक गिब्स ऊर्जा की गणना करनी है। तो इसको रब कर देते हैं, जब तक इसको नोट कर लीजिए और वीडियो को लाइक करते रहिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर खा, 2 का खा। सेल का ईएमएफ ज्ञात करना है। जितने लोग अगर फैराडे के नियम पढ़ चुके हैं तो वो ज्ञात कर सकते हैं। देखिए फैराडे के नियम हटा दिए गए, फिर भी इस अपक्रिया में फैराडे नियम लगाना होगा। तो पहले अपक्रिया दी गई है 2Fe3 2I2, दोनों एक्वेसस है यानी कि आयनिक विलयन है, और दोनों की अपक्रिया यहाँ पर 2 का मल्टीपल दिया गया है और 2Fe2 बनता है और प्लस I2 सॉलिड हो जाता है। तो इस अपक्रिया में इसका हो गया ऑक्सीकरण, क्या हो गया, अपचयन। इस अपक्रिया में इसका हो गया अपचयन, नहीं हाँ अपचयन। और आयोडीन का हो गया, नहीं सॉरी, यहाँ पर इसका हो जाएगा ऑक्सीकरण, क्योंकि इलेक्ट्रॉन छोड़े जा रहे हैं, ऑक्सीकरण। और इसका हो गया आयोडीन का अपचयन, अपचयन। तो लिखते हैं आयरन पर जब इलेक्ट्रॉन +3 थे तो 3 दूनी 6 थे, और इसने जब अपना ऑक्सीकरण किया तो 2F2 बनाया। तो यहाँ पर 2 दूनी 4 यानी कि 2 आयन है, धन आयन, तो और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। यही n है, क्या है, नंबर ऑफ n है। तो लिखते हैं, और गिब्स मुक्त ऊर्जा बराबर, गिब्स मुक्त ऊर्जा बराबर होता है डेल जी नॉट बराबर -NEF, और E नॉट होगा, और E नॉट की वैल्यू सेल की दे रखी है 0.236 वोल्ट। n मिल गए आपको। फैराडे नियतांक जानते हैं, F इक्वल 96,500 कूलाम होता है। अगर आपने शुरुआत में ही सिलेबस पढ़ लिया था, जिस स्टूडेंट ने, उसने फैराडे के नियम पढ़ लिए होंगे। एक इलेक्ट्रॉन में इतनी ऊर्जा निकलती है, जबकि यहाँ 2 हैं। तो आप लगाते हैं डेल्टा जी नॉट बराबर -2, n के नंबर कितने हैं, 2। आगे लगाएंगे 0.236 इंटू 96,500, सभी का मल्टीपल कर दीजिए और आपका आंसर आपकी स्क्रीन बोर्ड पर, आपके अनसॉल्व पेपर में दिया हुआ आंसर बिल्कुल गलत है, रॉन्ग है। वो आंसर सही रही है, आप अपनी बुक में जाकर इस क्वेश्चन को भी देख सकते हैं, उसमें आंसर दूसरा दिया है। तो इसमें मल्टीपल करेंगे तो 2 छंग 12 की 2 और 2 तिया 6 1 7, 2 दूनी 4 1 5, नहीं 2 दूनी 4, हासिल तो कोई आया ही नहीं है। तो कितने हो गए, 0.472 इंटू 96,500 का आपको मल्टीपल करना है। तो इस जीरो को तो छोड़ दीजिए, 2 जीरो लगा लीजिए, 965 का गुणा कर देना, मल्टीपल करना है आपको कितने में, 472 में। तो 0.472 472 कर लीजिए, अंक बाद में गिन लेंगे। तो 472 इंटू 96 मल्टीपल करेंगे 965 का, तो 5 दूनी 10, तो 5 सत्ते 35 1 36,
5 चक्कू 20 और 3 23, 6 का करिए 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42, 1 43 और 6 चौक 24 और 4 28। आगे करते हैं 9 का, 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63, 1 64, 6 हासिल आ जाएंगे, 9 चौक 36 और 4 40। हो गया आपका। जोड़ना स्टार्ट करिए। तो कितने अंक हैं? 1 0, तो पहले 0, फिर 6 2 8 8, 6 6 3 3 6 और 8 14, 8 6 14 हो गए, 8 2 10 और 4 14, 1 15। उसके आगे फिर आगे देखते हैं, और 2 1 3 3। उसके बाद में कितना आएगा? 4। तो आएगा कितने अंक बाद पॉइंट? तो यहाँ पर अंक देख लेते हैं कितने अंक बाद पॉइंट है। 1 2 3 अंक बाद है, तो यहाँ पर 3 0 ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, अब 3 0 यहाँ पर ख़त्म कर देते हैं, तो ये 3 0 हटा दी, पॉइंट की 0 बन जाएंगी। अब उसके बाद में आया 43 पॉइंट कितना, अब हम इसको लिख सकते हैं -43.48 इंटू 10 की पावर -+3। ये आपकी आ जाएगी गिब्स मुक्त ऊर्जा। ये आपका राइट आंसर है, यही आपका आंसर है। आप चाहें जिसमें चेक कर सकते हैं। जो आपका यहाँ पर आंसर आया है कितना, -43.548, या तो आप इतनी रखिए या इतनी बनी रहने दीजिए। तो ये आपकी ऊर्जा हो जाती है गिब्स मुक्त ऊर्जा, जिसे हम, और मानक इलेक्ट्रोड के लिए है तो नॉट लगा देते हैं, और ये माइनस में होती है, ये NEF यानी कि इलेक्ट्रो क्या बोलते हैं इसको, विद्युत वाहक बल के बराबर होती है। ये हो गया आपका आंसर, इसको रब कर लें। ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है। घबराएं बिल्कुल नहीं इस बात से कि ऑप्शन आपको आंसर शीट में नहीं मिला, यही राइट आंसर है। चलिए इसको रब करते हैं, अब आगे चलते हैं। आगे क्या है आपका, एंजाइम उत्प्रेरक के अभिलक्षण को समझाइए। आपको पढ़ने नहीं है, उत्प्रेरक में एंजाइम उत्प्रेरक बिल्कुल नहीं पढ़ना है, और इसको आप नहीं करेंगे, इसको कट कर दें। उसके बाद कह रहा है जीनान एवं फ्लोरीन के मध्य अपक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखना है, तो ये सही है। तो हम बताते हैं, उत्तर लिख के यहाँ पर उत्तर लिखेंगे घा का। अब प्रश्न नंबर घा का उत्तर लिखते हैं, लिखेंगे जीनान फ्लोरीन F2 से अभिक्रिया करके XeF2, XeF4/Xe F6 प्रकार के यौगिक बनाता है। अब हम लिखेंगे पहली अपक्रिया नंबर 1, Xe2 का निर्माण। जब हम किसको, जीनान को 1 अनुपात और फ्लोरीन को 2 अनुपात में गर्म करते हैं एक साथ, 1 अनुपात 2 में, किसकी उपस्थिति में, मरकरी होती है वाष्प में तब, और क्या होती है, पराबैंगनी किरणें। तो इस कंडीशन में ये जीनान F2, जीनान डाइफ्लोराइड, क्या नाम है इसका, जीनान डाइफ्लोराइड बनता है, डाइफ्लोराइड बनता है। आ जाते हैं नंबर 2, XeF4 जीनान टेट्राफ्लोराइड का निर्माण। बहुत आसान रिएक्शन है। अब क्या करेंगे, जीनान को फ्लोरीन के साथ 1 अनुपात 5 में लेकर विद्युत विसर्जन 0.5 से 10 ATM एटमॉस्फेयर प्रेशर में कराने पर
तो 2 का मल्टीपल देंगे तो बन जाएगा XeF4। जीनान टेट्राफ्लोराइड नाम लिख लेना। नंबर 3 XeF6 का निर्माण कितने यौगिक बनाता है? तो क्या लिखेंगे? जीनान और फ्लोरीन को F6 लिखना है। फ्लोराइड को, जीरान और फ्लोराइड को 1:20 में लेकर 60 एटीएम और 639 से 700 के मध्य केल्विन के मध्य तापमान पर गर्म करने पर बनता है जीनान हेक्साफ्लोराइड। तो यहाँ पर 3 का मल्टीपल कीजिए, ये बनती हैं 3 रिएक्शन, 3 यौगिक बनाता है। देख लीजिए कितना आसान है। हो गया, ये प्रश्न नंबर 2 सॉल्व हो गया। इतने आसान होते हैं क्वेश्चन, आप इसको नोट कर लें और जब तक वीडियो को लाइक भी कर दें। ये रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1-2 रिएक्शन जो जरूर आनी है। अब आ जाता है प्रश्न नंबर 3 का और उसके बाद खा, फिर गा और घा, फिर उसके बाद में दी एंड करते हैं। तो इसको रब कर देते हैं और आ जाता है प्रश्न नंबर 3। इसको रब करते हैं, आपने नोट कर लिया है। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। आ जाते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रतिलोम परासरण, इसका मतलब होता है व्युत्क्रम परासरण। क्या पढ़ा आपने? व्युत्क्रम परासरण, इसी को कहते हैं प्रतिलोम परासरण। प्रश्न नंबर 3 का प्रतिलोम परासरण। लिखेंगे जब परासरण की क्रिया विपरीत दिशा में होती है तो प्रतिलोम या व्युत्क्रम परासरण कहलाता है। कभी कभी 2 नंबर बिल्कुल इजी होते हैं। ये बताइए, ये लिखा है जब परासरण की क्रिया विपरीत दिशा में होती है, यानी कि परासरण की क्रिया होती है तनु से सांद्र की ओर जाना, तनु से सांद्र की ओर जाना। और जब किसी बल के कारण सांद्र विलयन के विलायक कण किसकी ओर चले जाए? तनु विलयन की ओर, तो उसे हम कहते हैं विपरीत परासरण। अर्थात लिख सकते हैं सांद्र विलयन के विलायक कण जब तनु विलयन की ओर किसी बाह्य बल द्वारा प्रवाह करते हैं, क्या कहलाता है? प्रतिलोम परासरण कहलाता है। उदाहरण भी मांग रहा है तो उदाहरण दे दीजिए। क्या लिखा है आगे? उदाहरण सहित समझाइए। तो लिखते हैं उदाहरण समुद्र जल, समुद्र का लवणीय जल प्रतिलोम परासरण द्वारा शुद्ध किया जाता है।
ये हो गया आंसर आपका प्रतिलोम पदार्थ सरल। ये हो गए, इसको लिख लीजिए प्रतिलोम पदार्थ सरल को। और जब तक वीडियो को बस एक काम करते रहें, लाइक करते रहें और कमेंट भी करते रहें कि आपको एक अच्छा सा तरीका आ जाता है हर एक प्रश्न को लिखने का। इतने लिखने के आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। और फ्रैंकल दोष, शॉटकी दोष आपको लिखने हैं। शॉटकी दोष, फ्रैंकल दोष, शॉटकी दोष को उदाहरण सहित समझाना है। तो अब हम बताते हैं, इसको रब करते हैं। क्वेश्चन नंबर खा लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर खा दी एंड करते हैं इसका। और प्रश्न नंबर खा 3 का खा क्या दिया गया है? नंबर फर्स्ट, फ्रैंकल दोष। फ्रैंकल दोष में लिखेंगे जब किसी आयनिक, कैसा होना चाहिए? आयनिक क्रिस्टल जालक से समान मात्रा में, समान संख्या में जब किसी क्रिस्टल जालक, किसी आयनिक क्रिस्टल जालक से समान संख्या में धन आयन व ऋण आयन क्रिस्टल जालक से लुप्त हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, तो जिससे, इसके लिए जिसके कारण क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है, क्या कहलाता है? क्रिस्टल का फ्रैंकल दोष कहलाता है। क्रिस्टल का फ्रैंकल दोष कहलाता है। ये हो गया, जब किसी आयनिक क्रिस्टल जालक से समान संख्या में धन और ऋण आयन क्रिस्टल जालक से लुप्त हो जाते हैं, जिसके कारण क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है, क्रिस्टल का फ्रैंकल दोष कहलाता है। इसकी खोज किसने की थी? हरमान फ्रैंकल ने की थी। हरमान शॉटकी होते हैं, ये फ्रैंकल है। ठीक है, अब हम लिखते हैं, ठीक है, शॉटकी दोष को लिए लिखेंगे। अब यहां पर हम एक चित्र बनाएंगे। अब चित्र बनाएंगे तो यहां पर ऐसे दिखाएंगे आयन। तो यहां पर धन ऋण ऐसे आयन होंगे। धन ऋण धन आयन, ऋण आयन, धन आयन, ऋण आयन, धन आयन। ये क्रिस्टल जालक है, तो अगर एक धन आयन गायब हो जाएगा तो एक ऋण आयन भी गायब हो जाएगा। ये जो दोष उत्पन्न हुआ है यही आपका क्या कहलाता है? फ्रैंकल दोष। अब आ जाता है शॉटकी दोष।
तो आप लिखेंगे फ्रैंकेल दोष। जब किसी आयनिक क्रिस्टल जालक से एक धन आयन, कौन सा आयन? धन आयन। जब किसी आयनिक क्रिस्टल जालक से एक धन आयन अंतराकाशी स्थान ग्रहण कर लेता है, क्रिस्टलों जिसके कारण क्रिस्टल के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। फ्रैंकेल दोष क्या कहलाता है? फ्रैंकेल दोष कहलाता है। अब आपको उदाहरण देते हैं, जैसे NaCl, उसके बाद में KCl, ये इसके एग्जाम्पल हैं कि NaCl आयनिक क्रिस्टल हो, KCl हो, तो ऐसे क्रिस्टलों में जो आयनों की संख्या संरचना होती है वो इस प्रकार से होती है। जैसे ये आयन के कण हैं, ये आयन बने हुए हैं, ये आयन है, तो यहाँ धन ऋण धन ऋण ऋण धन ऋण धन धन ऋण ऋण धन ऋण धन ऋण धन। ऐसी कंडीशन में एक धन आयन क्या करे? अपना मूल स्थान छोड़कर अंतराकाशी स्थान में आ जाए। तो क्रिस्टलों का यह दोष फ्रैंकेल दोष कहलाता है। इसकी खोज किसने की थी? फ्रैंकेल नामक वैज्ञानिक ने थी, तो इन्हीं के नाम पे इन क्रिस्टलों का दोष फ्रैंकेल दोष कहलाता है। तो ये हो गया फ्रैंकेल दोष का। अब आ जाता है नंबर 2, शॉटकी दोष। शॉटकी दोष में क्या होता है कि जो धन आयन और ऋण आयन होते हैं वो समान संख्या में लुप्त हो जाते हैं। तो इसको नोट कर लें और हम कह देते हैं, रब कर देते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं नंबर 2, क्या लिखेंगे? शॉटकी दोष। शॉटकी दोष नंबर 2, शॉटकी दोष। शॉटकी दोष में क्या होता है कि यहां पर लुप्त होने की बात चलेगी। जब किसी आयनिक क्रिस्टल जालक से समान संख्या में धन आयन और ऋण आयन लुप्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? लुप्त हो जाते हैं, जिसके कारण क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। क्रिस्टलों का यह दोष क्या कहलाता है? शॉटकी दोष कहलाता है, जिसकी खोज हार्मान शॉटकी ने की थी। दोष कहलाता है। चलिए ये हो गया। अब आगे बढ़ाते हैं। इसके उदाहरण होते हैं AgCl।
AgBr, CsCl, ये होते हैं CsCl2। तो ये आयनिक क्रिस्टल है। इनके क्रिस्टलों में ऐसी एक व्यवस्था हो जाती है कि जिसमें जो धन आयन ऋण आयन होते हैं वो समान संख्या में क्रिस्टल जालक से लुप्त हो जाते हैं, जैसे इस प्रकार। ये आयनिक क्रिस्टल बनाना है आपको। एक धन ऋण धन किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो। हमेशा कमर्शियल होने चाहिए। तो ऐसी कंडीशन क्या होता है, एक ऋण आयन अगर गायब हुआ तो एक धन आयन भी गायब हो जाएगा, तो यहाँ दो स्थान खाली हो जाएंगे। तो इसे हम कहते हैं शाटकी दोष। अब बचा है इस प्रश्न का गा और घा प्रश्न, और इसके बाद में आपका दी एंड कर देंगे इस वाले प्रश्न का, और नेक्स्ट वीडियो में अगला प्रश्न बनाएंगे। तो स्टार्ट करेंगे अब प्रश्न नंबर गा। तो अब स्टार्ट करेंगे प्रश्न 3 का गा और घा। गा में आपको पहला प्रश्न तो करना नहीं है। प्रथम प्राथमिक बैटरियों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, पर एक टिप्पणी कीजिए। तो प्राथमिक बैटरियां आपके सिलेबस से हटा दी गई। 2020 का जो कोविड-19 चल रहा है, महामारी चल रही है, उसमें ही हटा दिया गया है। दूसरा है कोल राउस का नियम। कोल राउस का नियम आपको पढ़ना है। तो प्रश्न 3 का घा पढ़ते हैं, जो 1 नंबर का है फर्स्ट, और उसके बाद में विद्युत कण संचालन। तो लिखेंगे कोल राउस का नियम। तो लिखेंगे अनंत, क्या लिखेंगे, अनंत तनुता पर जब किसी विद्युत अपघट्य का वियोजन पूर्ण हो जाता है। वियोजन के पश्चात विद्युत चालकता में प्रत्येक आयन, चाहे वो धन आयन या ऋण आयन, का एक निश्चित योगदान होता है। यह है विद्युत कोल राउस का नियम। क्या कह रहा है, अनंत तनुता पर जब किसी विद्युत अपघट्य का वियोजन पूर्ण हो जाता है, तो पूर्ण हो जाने के वियोजन के पश्चात विद्युत चालकता में प्रत्येक आयन, धन आयन और ऋण आयन का एक निश्चित योगदान होता है। तो अनंत तनुता पर मोलर चालकता लैम्डा mn बराबर अनंत तनुता पर, तो ये बनेगी लैम्डा m प्लस और लैम्डा n, ये आयन बनेंगे। ये अनंत तनुता पर जो मोलर चालकता दिखाते हैं वो इसको इस फार्मूले से हम डिनोट करते हैं। तो अगला आ जाता है क्या, विद्युत कण संचालन। तो ये आपको पता है कोल राउस का नियम, और कोल राउस का नियम केवल तनु विलयनों पर लागू होता है और कम सांद्रता पर लागू होता है। दूसरा कम ताप पर लागू होता है, कम दाब पर लागू होता है। इसको रब कर देते हैं और आपको बताते हैं विद्युत कण संचालन। नंबर सेकेंड हेडिंग है विद्युत कण संचालन। विद्युत कण संचालन में क्या लिखेंगे कि एक यू आकार की नलिका में दोनों सिरों पर
पीटी इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, ये इलेक्ट्रोड लगा दिए, एक धन आयन है दूसरा ऋण आयन है, तो इसमें कोलाइडी विलयन भर देते हैं। कोलाइडी विलयन में ये दोनों आयन डूबे रहते हैं, ठीक है, ये कोलाइडी विलयन भरा हुआ है। विद्युत कण संचालन, जब हम दोनों इलेक्ट्रोडों से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो धन कण ऋण की ओर, ये धन कण है वो ऋण की ओर गमन करने लगते हैं या प्रवाह करने लगते हैं, फ्लो हो जाता है इनका किसकी ओर, धन वालों का ऋण की ओर और ऋण वाले धन की ओर प्रवाह करने लगते हैं। क्या लिखेंगे, ये एक यू आकार की नलिका में कोलाइडी आयनिक कोलाइडी विलयन को भरकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर धन कण ऋण की ओर और ऋण कण धन की ओर प्रवाह करने लगते हैं। तो कोलाइडी विलयनों का यह गुण विद्युत कण संचालन कहलाता है। तो कोलाइडी विलयनों का यह गुण विद्युत कण संचालन कहलाता है। बस इतनी टिप्पणी आपको 1 मार्क्स की लिखनी पड़ेगी। अब ये वीडियो एंड हो गया, वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताया करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड सर्किल में, और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं वो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन आल को प्रेस कर लें, और आने वाले नोटिफिकेशन जो भी मिलेंगे वीडियो को वो आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। और जो भी स्टूडेंट नए जुड़ रहे हैं उनसे ये कहना है कि वो पहले साइड से स्टार्ट करें, जहां से पहला साइड स्टार्ट हुआ है आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 4 से 5 दिन में आप कवर कर सकते हैं, साथ में आ जाएंगे। और ऐसे ही शुरू करेंगे तो बहुत से प्रश्न हम छोड़ देते हैं, लिख देते हैं, जैसे कि ये हम पीछे करवा चुके हैं, फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे कि शुरुआत से सॉल्व करेंगे सन 2020 का, जहां से पहला अनसॉल्व पेपर आपको वीडियो का मिले वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।